जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक झूठ है। झूठ एक धुएं की तरह है जो थोड़ी सी हवा चलते ही गायब हो जाता है। वो धुएं का गुब्बार कितना भी खतरनाक क्यों ना हुआ, कितना भी गहरा क्यों ना हुआ, उसे खत्म होना ही होता है। वो जो धुएं का अंधेरा है या धुएं की धुंध जो है, जब वो छटती है और जब पिक्चर साफ नजर आती है, तो वो असलियत में सच्चाई होती है। इसलिए जब कोई धुंधला हो, कुछ जब धुंध या कोहरा छाया हुआ हो, तो बहुत ज्यादा सा सच देखने की जरूरत नहीं होती। इंतजार करो, वो कोहरा, वो धुंध, वो धुआं गायब। बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ है। भाई, क्या हुआ बांग्लादेश में? बांग्लादेश में यह हुआ कि बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को एक तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बाहर भगा दिया गया। एक बहुत बड़ा स्कैम किया, बहुत बड़ी स्कीम बनाई गई, बहुत बड़ा प्लान बनाया गया, जिसके अंदर बांग्लादेश की जो विपक्षी दल थे, जिसमें एक दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो जेन्युइनली एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एंटी इंडिया स्टैंड रखती है, शेख हसीना को हटाना चाहती थी और कैसे भी करके हटाना चाहती थी। लेकिन किसी ना किसी वजह से भारत का सपोर्ट क्योंकि शेख हसीना को था, तो शेख हसीना नहीं हट पा रही थी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन बेसिकली है तो वो एक नेशनलिस्ट, मतलब एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी कट्टर इस्लाम की समर्थक, बांग्लादेश के अंदर कट्टर इस्लामिक सरकार लाना चाहती है, पूरी ताकत के साथ कट्टर इस्लामिक सरकार स्थापित करना चाहती है। लेकिन उसका कट्टरवादिता का जनाधार बहुत जबरदस्त नहीं है। एक दूसरा, ये जमात इस्लामी किसी ना किसी टाइम पर पाकिस्तान की जो आर्मी बांग्लादेश के महिलाओं, बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, तो ये जमात इस्लामी उसका साथ दे रही थी रजाकारों की फॉर्म में। ऐसी सिचुएशन में जमात इस्लामी के ऊपर बांग्लादेश में ये भी आरोप है कि भाई ये लोग, यही वो गद्दार थे, वो जयचंद थे, जो बांग्लादेश के अंदर रहकर बांग्लादेश के लोगों मतलब बांग्लादेश के लोगों का की धज्जियां उड़ा रहे थे या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। चलो जी, मामला यहां चल रहा है। अब जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी या सारा का सारा मामला चल रहा था, तो इसका दूसरा पार्ट हमें समझना होगा। दूसरा पार्ट क्या है? इसका दूसरा पार्ट यहां पर यह है कि जो बांग्लादेश यहां पर इस समय पर सिचुएशन चल रही थी, तो शेख हसीना को भगा दिया गया। अब यहां जैसे ही शेख हसीना को भगा दिया गया, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट ना हो और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरे रखा जाए, और ये जो स्टूडेंट यूनियन खड़ी हुई थी, अच्छा इसमें खास बात ये भी, शेख हसीना के जो सबसे लॉयल, या यूं कहें शेख हसीना के सबसे वफादार कहें, या शेख हसीना के सबसे ज्यादा समर्थक कहें, आप बांग्लादेश आर्मी के चीफ जो हैं, वो भी शेख हसीना से एंटी हो जाते हैं। वो भी इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। बस वो शेख हसीना को ये विंडो देते हैं कि वो बांग्लादेश छोड़ के जा सकती हैं। आधे घंटे का इन्होंने, उसने बांग्लादेश आर्मी चीफ ने शेख हसीना को टाइम दिया था, मात्र आधे घंटे का। अब आप उस पूरे के पूरे स्टूडेंट मूवमेंट से खड़े होने वाले पावर जो ब्लॉक्स थे, उनको समझिए। इनमें सबसे बड़ा पावर ब्लॉक आर्मी थी, जिसके पास भले ही दुश्मन, दुनिया के दूसरे देशों से लड़ने की ताकत ना हो, लेकिन वो खुद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती है बांग्लादेश में, और किसी भी सरकार को सत्ता में आने के लिए आर्मी की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो बांग्लादेश के आर्मी की सपोर्ट जो थी, वो शेख हसीना के पास जब तक थी। शेख हसीना 15 साल तक सत्ता में रही। जब वो सपोर्ट खत्म हो गई, तो शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा, इनफैक्ट बांग्लादेश से बाहर होना पड़ा। तो यानी एक ब्लॉक आर्मी, दूसरा ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट्स का वो ग्रुप जिसने पूरे का पूरा मूवमेंट लीड करने का काम किया, या लीड किया, या यूं कहें अमेरिका जिनके कंधे पर रखकर बांग्लादेश में बंदूक चला रहा था। तीसरा ग्रुप आईएसआई का समर्थन वाला जमात ए इस्लामी बांग्लादेश, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिन दोनों के पास पाकिस्तान की आईएसआई का सपोर्ट था। और इसमें सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेटर भेजा गया है, जो एडवाइजर भेजा गया,
इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन सबको एडवाइस करने के लिए मोहम्मद यूनिस को अमेरिका ने भेज दिया। मोहम्मद यूनिस का काम था आर्मी को कंट्रोल करना, मोहम्मद यूनिस का काम था स्टूडेंट्स जो थे उनको कंट्रोल करना, मोहम्मद यूनिस का काम था जमात इस्लामी को कंट्रोल करना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कंट्रोल करना, और सबसे बड़ी बात यहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट्स को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर वो काम करना जिससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, खासकर कॉमन मासेस के बीच में इस लेवल पर रिलेशंस खराब हो जाएं, इस लेवल पर रिलेशंस खराब हो जाएं कि ये सोच ही ना पाए या कर ही ना पाए। मतलब ये इमेजिनेशन से इनके बाहर हो कि भाई अल्टीमेटली करना क्या है। यानी इतने रिलेशंस खराब हो जाएं कि नोटों के ऊपर से इंडिया, मतलब इंडिया के साथ यहां तक कि बॉर्डर डिस्प्यूट भी क्रिएट कर दिया जाए। अब ये मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद यूनिस को इस चीज, मोहम्मद यूनिस के इस इंटेंशन को या अमेरिका के इस इंटेंशन को बांग्लादेश के अंदर कोई जानता ही नहीं कि मोहम्मद यूनिस क्या चाहता है। मोहम्मद यूनिस असलियत में दो तीन, एक काम तो ये करने आया कि इंडिया के साथ जितने ज्यादा खराब रिलेशंस कर सकते हैं उतने ज्यादा रिलेशंस को खराब किया जाए। दूसरा, मोहम्मद यूनिस का एक ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये था कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके से एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट किया जाए। वो इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेवल पर क्रिएट किया जाए कि अडानी ग्रुप जैसों के साथ आपने क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बैन कर दिया, यानी उसके बिल्स के को रोक लिया, उसके साथ वैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसके बाद इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया, और सारे के सारे काम में एक चीज कॉमन थी, या यूं कहें एक फैक्टर कॉमन था, और वो जो एक फैक्टर इन सब में कॉमन था वो ये था कि कैसे भी करके यहां पर इंडिया के साथ दुश्मनी स्टैब्लिश की जाए, ट्रेड कॉमर्स वगैरह सब चीजें खत्म किया जाए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जितना भी टेक्सटाइल से लेकर दूसरी इंडस्ट्रीज जो इंडिया ने बांग्लादेश में एस्टेब्लिश करने में मदद करी थी, अगर वो खत्म होती है तो लोगों में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ेगी। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी उसका असर ये होगा कि लोगों में एक तरफ फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। ये याद रखिएगा, जब जब एक कम्युनिटी में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है तो या तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगा, वहां मेरे ख्याल से ड्रग्स का प्लान नहीं है, लेकिन दूसरा वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर धर्म की तरफ बढ़ेगा, और धर्म उसको, मजहब, धर्म नहीं मजहब उसको, रिलीजन उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड करेगा, उसको शांत रखेगा। और सबसे बड़ी बात, उन्हीं शांत करने वाले, गुस्से वाले लोग जिनको शांत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं में से एक सेक्शन को उठाया जाएगा, इंडिया के खिलाफ भड़काया जाएगा, मुजाहिदीन क्रिएट किया जाएगा, और भारत के लिए बहुत तगड़ी समस्याएं क्रिएट की जाएंगी। ये एक सेक्टर या ये एक सेक्शन वहां मौजूद होता, मतलब ऐसा होता है। कभी भी ध्यान रखना, जब भी कोई नया रिलीजन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, मेनली ये एक्सपेरिमेंट जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है ये करती हैं। क्रिश्चियन कन्वर्जन जब करवाना होता है तो जहां क्रिश्चियन कन्वर्जन करवाना होता है वहां नेक्सलिज्म से लेकर खालिस्तान मूवमेंट से लेकर कोई ना कोई एग्रेसिव मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट खड़ा किया जाता है, और उन बंदूकों के साए में, या यूं कहें बंदूक लेकर चलने वालों के साथ साथ पास्टर्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, और डर दिखाकर, घबराहट में फ्रस्ट्रेटेड लोगों के साथ, घबराए हुए फ्रस्ट्रेटेड लोगों के पास वो फादर जाते हैं, उनकी छोटी मोटी मदद करके उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट इस समय पर बांग्लादेश में करने की कोशिश की जा रही है कि यूनिस ने असलियत में इकोनॉमिक क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट किया इंडिया के साथ। चलो ठीक है, शेख हसीना के साथ तो रिलेशन जैसे भी थे, लेकिन एक तरीके से शेख हसीना के नाम पर इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को इतने ज्यादा नीचे तक ले गया, इतने ज्यादा नीचे तक ले गया कि इंडिया पे तो उसका फर्क पड़ा नहीं, असर नहीं पड़ा, लेकिन बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इकोनॉमी कोलैप्स करने का सीधा असर यह हुआ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगा, और जैसे ही उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगा, वहां पर आप देखेंगे कि उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल के बाद जो सिचुएशन आती है वो क्या थी कि वहां से लोग अब उस फ्रस्ट्रेशन में या तो ज्यादा धर्म को, मजहब को मानेंगे, उसके बाद वो हथियार उठाएंगे, आपस में तो लड़ेंगे, लेकिन साथ में वहां, अच्छा आपस में जितना ज्यादा लड़ेंगे, जितनी ज्यादा गरीबी भुखमरी होगी, उतनी ज्यादा वहां से भगदड़ मचेगी, उतने ज्यादा वो लोग
वहां से निकलकर इंडिया में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया में डेमोग्राफी चेंज होगा, इंडिया में बहुत तेजी के साथ सारे सिस्टम चेंज होंगे। यही कारण है कि यहां तक कि ममता बनर्जी जैसी लेडी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश से इस टाइम पर घबरा चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट जो आज तक बांग्लादेशियों के ऊपर इस लेवल के एक्शंस नहीं ले रही थी, बांग्लादेशियों को भारत के अलग अलग एरियाज में जाकर सेटल करने का जो काम किया जा रहा है, उसके पूरे नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बांग्लादेश का एक एक्स बैंक का ऑफिसर, पासपोर्ट मतलब पुलिस ऑफिसर जो पासपोर्ट ऑफिस में लगा हुआ था, पासपोर्ट ऑफिस में लगा हुआ था, और वो रिटायर्ड ऑफिसर जो नकली पासपोर्ट बना रहा था, नकली आईडी कार्ड्स वगैरह सब चीजें बना रहा था, वो पकड़ा गया है। यानी सोचिए, इंडियन गवर्नमेंट इस पूरी की पूरी प्लानिंग को समझ चुकी है। और इंडियन गवर्नमेंट जब इस प्लानिंग को समझ चुकी है, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने देश को, अपने घर को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। और जितना भी ये नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाने का नेक्सस था, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और हर रोज कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि ये बांग्लादेशी भागा, वो बांग्लादेशी भागा, ये बांग्लादेशी भगाया, वो बांग्लादेशी भगाया गया, पकड़ा गया, ये सब चीजें। चलो, ये जब चीजें चल रही हैं तो इंडिया तो अपना काम कर रहा है, चलो ठीक है, ये आपको एक सेक्शन समझ में आया। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यहां पर यह है कि अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि जब आप ये देखेंगे कि यहां पर हथियार पकड़ाए जाएंगे इन लोगों को, और इंडिया के अंदर किसी ना किसी तरीके का वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और जब इंडिया में वायलेंस क्रिएट करेंगे, किसी भी तरीके के अटैक्स करने की कोशिश की जाएगी, तो वहां से सिचुएशन इंडिया के अगेंस्ट जाती हुई नजर आएगी। और इंडिया का एक जो नॉट सो फ्रेंडली बट स्टिल क्वाइट गुड, क्वाइट फ्रेंडली कंट्री जो है, वो एनिमी कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनेस का ये कहना था, कोशिश की। और तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, लेकिन यूनेस एक काम और करना चाहता था। इसमें लोगों को, अगर तुरंत इलेक्शन हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, सब चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उससे वो जो एक टर्मोइल क्रिएट किया था, एक वैक्यूम क्रिएट किया था, एक एग्रेशन क्रिएट किया था, एक एनार्की क्रिएट की थी, अराजकता जो पैदा की थी, वो अराजकता खत्म हो जाती, लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता, इंडिया पॉसिबली किसी भी आने वाली गवर्नमेंट से बात करता और इस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए यूनुस ने प्लान क्या किया, चाल क्या चली, और इस चाल के अंदर जमात इस्लामी जो है अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख रही है। यूनुस ने कहा कि देखो यार, एक तरफ तो हम संविधान चेंज करेंगे। अब संविधान चेंज करने का जैसी नाम आया, बीएनपी खड़ी होगी कि तेरी ऐसी तैसी, तूने कब से सोच लिया संविधान चेंज करने का, और तू है कौन संविधान चेंज करने वाला? तेरे को अथॉरिटी किसने दी? तू कौन सा चुन के आया है बे? तू चुपचाप अपना, तेरा काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवा और जा यहां से। और उस इसीलिए बीएनपी की कहीं ना कहीं यूनिस से खटपट हो गई, और साफ तौर पर खटपट हो गई कि तेरा काम है यहां पर फॉल्ट लेस वोटर आईडी, वोटर लिस्ट बनाना। और जैसे ही फॉल्टलेस वोटर लिस्ट बनाओगे, वहीं से आपको एक नया मतलब फ्लॉलेस वोटर लिस्ट बनानी है, और उसके बाद इलेक्शन करवाओ, और 6 महीने का टाइम है तेरे पास। कहता है नहीं नहीं नहीं, 6 महीने में नहीं होगा, 1 साल तो लग जाएगा, और उसके बाद अगले 6 महीने और लग सकते हैं, यानी फरवरी मार्च तक होगा जो आप परफेक्टली चाहते हैं। उसके बाद यूनुस कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो इलेक्शन भी चेंज करवाऊंगा, मैं तो क्या कहते हैं, इलेक्शन करवाने से पहले संविधान भी बदलूंगा और सब चीजें। यहां पर जो बीएनपी है, वो उसे गुस्सा आ चुका है कि भैया तेरा काम इलेक्शन करवाना है, तो जा यहां से। और जमाते इस्लामी को यहां अपॉर्चुनिटी इसलिए लग रही है कि जितना ज्यादा डिलेड इलेक्शन होगा, उतना ज्यादा रेडिकल फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, रेडिकलिज्म बढ़ेगी, और जितना ज्यादा रेडिकलिज्म बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसकी वोट बैंक बढ़ेगा, और जितना उसका वोट बैंक बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसे फायदा होने वाला है जमाते इस्लामी को। बस इस चीज के चक्कर के अंदर, अच्छा, ये सब चीजें जब चल रही थी, तो बांग्लादेशी आर्मी को भी समझ में आ गया कि उसने गलत स्टेप उठा लिया है। हालांकि मैं आर्मी को मानता हूं कि वो चाइना की गोद में ज्यादा, उसके पास सारा हार्डवेयर जो वो चाइना का है, कहीं ना कहीं 2 डिवीजन खड़ी करने में चाइना मदद कर रहा है, 2 कोर्स खड़ी करने में अगर मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि चाइना का इन्फ्लुएंस है। लेकिन पॉसिबली इंडिया के साथ इस लेवल की खटपट देखकर, खतरा देखकर, वो थोड़ा सा संभला है। हालांकि मेरा एक मानना है कि बहुत ज्यादा हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, बट स्टिल बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, लेकिन फिर भी हमें ये तो समझना होगा कि वो बंदा कुछ तो बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, और वो जो ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसी चीज को हमें समझना है कि भाई अल्टीमेटली ये कह क्या रहा है।
और वो हमसे ज्यादा बांग्लादेशियों को समझना पड़ेगा, और यही रीजन है उसने भारत के खिलाफ किसी भी तरीके का नेगेटिव काम करने से साफ मना कर दिया है, और यही चीज भारत के फेवर में जा रही है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में यहां बांग्लादेश यानी बीएनपी पार्टी वर्सेस जमाते इस्लामी होता हुआ नजर आ रहा है। आवामी लीग जो है वो भी जितना ज्यादा टाइम मिलेगा, बीएनपी क्यों चाहती है जल्दी इलेक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम मिलेगा लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो वो शेख हसीना की सरकार के गुड पॉइंट्स को नोटिस करना शुरू करेंगे, क्या उसके टाइम पे क्या अच्छा था क्या बुरा था। भाई जिसका रोजगार छिन गया उसके लिए वो अच्छा था, वो बुरा हुआ, वो बुरा हुआ तो वो आवामी लीग को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा कि यार उसके टाइम पे रोजगार तो मिल जाता था। जमाते इस्लामी उसको भड़काने की कोशिश करेगी कि भैया तू उसको वोट नहीं देगा, तो वो जमाते इस्लामी से पूछेगा भैया पैसा तू पहले बता तूने क्या करना है मेरे लिए, तेरे पास क्या प्लान है। तो ये जो बहस छिड़ेगी तो असलियत में यहां से प्रॉब्लम्स ये आने वाली हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे तो वहां यहां पर अच्छा सबसे बड़ी बात, वो जो स्टूडेंट्स ने जो मूवमेंट खड़ा किया था वो अपना ग्रेस खत्म कर चुके हैं, और अब बहुत सारे ऐसे मूवमेंट होने शुरू हो चुके हैं जो इसी पुराने वाले स्टूडेंट लीडर्स के खिलाफ है, यानी उनकी भी राजनीति खत्म। तो यहां एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है, इतनी खतरनाक क्रिएट हो चुकी है बांग्लादेश में कि कभी भी जो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट थे उनसे कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक प्रोटेस्ट अब दोबारा शुरू हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि सिचुएशंस काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, और ऐसी सिचुएशंस में यूनस कि जब कोई नहीं सुन, आर्मी ने तो एक तरीके की बगावत कर दी है, स्टूडेंट्स जो हैं उन स्टूडेंट लीडर्स वो नक्शे वक्शे पोस्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बीएनपी जो है वो लड़ने को तैयार बैठी हुई है, और जमात इस्लामी जो है वो अपने आप में लड़ने को तैयार बैठी हुई है। जिनको संभालने के लिए भेजा गया था वो सारे के सारे आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे सिचुएशन खराब होगी, अगर आर्मी यहां पर साथ यूनिस का छोड़ देती है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अंदर आका बदल जाता है, ट्रंप आ जाता है, तो यूनिस के पास बांग्लादेश में रहने का कोई लॉजिक नहीं बचेगा, या तो ट्रंप लात मार के भगाएगा या ट्रंप से पहले खुद भाग जाएगा। लेकिन यूनिस जो बैठा भी हुआ है और पीछे से अमेरिकन सपोर्ट है, अगर अमेरिकन सपोर्ट खत्म हो गई और यूनिस भाग गया तो वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो जो वैक्यूम होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। अब सिचुएशन है कि बांग्लादेश से भागने की तैयारी कर रहा है, तो हाँ भाई कुछ हद तक सिचुएशंस लग रही है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच रहे। धन्यवाद।